प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लास का असर दिखने लगा है। उन्होंने मंत्रियों को सुबह 9:30 बजे दफ्तर आने के लिए कहा था और आज पहले ही दिन सुबह सुबह मंत्री दफ्तर की ओर भागते हुए दिखाई दिए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर वक्त पर मंत्रालय पहुंचे। तेजी से गाड़ी आई और तेजी से गाड़ी से उतरकर वो दफ्तर के भीतर दाखिल हो गए। इससे पहले कल ही कार्यभार संभाला और आज के दिन सुबह 9:30 बजे का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को कहा था कि सुबह 9:30 बजे दफ्तर पहुंचे। तो अनुराग ठाकुर समय पर दफ्तर पहुंचे और इस दौरान हालांकि वहां पर मीडियाकर्मी भी मौजूद। कल तमाम मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों में पहुंचकर कार्यभार संभाला और आज से ये कह लीजिए कि एक रूटीन वर्क की, एक रूटीन काम की यहां पर शुरुआत। कल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था सभी मंत्री अपने दफ्तर के अंदर 9:30 बजे पहुंचे और आप देख सकते हैं कि अनुराग ठाकुर एग्जैक्ट 9:30 बजे जो है अपने दफ्तर में पहुंच गए हैं, जिससे काम की एफिशिएंसी जो है और ज्यादा बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये भी कहा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के अंदर कि जनता से जुड़ी हुई जितनी परियोजनाएं हैं उनको सही से लागू किया जाए और जनता तक पहुंचाने के लिए आपको काम करना होगा और मंत्रालय के अंदर लोगों से मिलें, उनका फीडबैक लें, कामकाज कैसा चल रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि किसी भी फाइल को जो है वो अपनी टेबल पर बहुत ज्यादा देर तक ना रोकें। अगर फाइल का काम कंप्लीट हो गया है तो उसको वापस करें काम करने के बाद, लेकिन 9:30 बजे पहुंचने के लिए सभी मंत्रियों को कहा गया था। अनुराग ठाकुर बिल्कुल 9:30 बजे अपने दफ्तर आ गए हैं और यहां से सभी अधिकारियों के साथ वो जो है बैठकें करेंगे और आगे किस तरीके से सरकार का कामकाज हो इसको लेकर रणनीति भी बनाएंगे। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। और अब बात यूपी में सजदा पॉलिटिक्स की। यूपी के सियासी मैदान में टाल ठोकने वाले ओवैसी की सजदा सियासत पर अब जबरदस्त माहौल वहां बन रहा है। बहराइच जाकर सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चादर चढ़ाई, लेकिन राजा सुहेल देव के स्मारक की अनदेखी कर दी और उनके साथ सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर भी थे। अब बीजेपी ने सालार मसूद गाजी की दरगाह पर सजदा को लेकर हमला बोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि ओवैसी ने विदेशी आक्रमणकारी की दरगाह पर सजदा किया, जबकि उन्हें हराने वाले राजा सुहेल देव की अनदेखी कर दी। राजभर की पार्टी के साथ ओवैसी की पार्टी का गठबंधन है और राजभर की जो पार्टी है वो सुहेल देव को देवता तुल्य मानते हैं। और ऐसे में जो ये घटना अब सामने आई है, इसके बाद गठबंधन को लेकर जिस तरह की पेच उलझते हुए दिखाई देंगे, यकीनन इस पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी से दिखाई देना शुरू हो गया है। बीजेपी ने लगे हाथ ओवैसी को निशाने पर लिया है, तो वहीं ये नाराजगी ओपी राजभर के मन में भी हो सकती है कि सुहेल देव के स्मारक पर ओवैसी नहीं गए। राजभर समाज का अपमान है, पूरे देश को प्यार करने वालों का अपमान है, देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दिया उनका अपमान है। आप हमसे पूछना चाह रहे हैं सैयद सालार मसूद जो एक आक्रांता था, देश पर आक्रमण करने वाला था, जिसने लाखों हजारों हिंदुओं की गर्दन काटने का जिसके ऊपर आरोप था, देश पर आक्रमण करने का जिसके ऊपर आरोप था, ऐसे लोगों की मजार पर जाकर ये ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? अभी आपने रोड मैप के बारे में ये लोग क्या करना चाहते हैं? समाज ऐसे लोगों को कभी माफ करेगा? के बारे में अपने राजनीतिक स्वार्थ में इतना अंधे हो गए हैं लोग, राष्ट्रभक्तों का अपमान कर रहे हैं, देश के गुनाहगारों का सम्मान कर रहे हैं। वो एक अलग समय था जब विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण के उद्देश्य से आए और लड़ाई हुई, मारे गए। आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भारत के ओवैसी जी हैं, न कि विदेश के हैं। आज वो देश की सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली में आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की जो असेंबली है उसमें हम मेंबर हैं। तो हम लोगों ने अपने अधिकार के लिए, हक के लिए एक मोर्चा बनाया है। ये बात कही जा रही है ना, आपने देखा कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और बीजेपी समझौता करके सरकार बनाते हैं। मत चले।
तो ये पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन आइए अब आपको सुनाते हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक के साथ असदुद्दीन ओवैसी की एक खास बातचीत। आज तक में स्वागत है सर। ये बताइए कि आज सबसे पहला मैं सवाल इससे शुरू करता हूं, जो आपने ये कहा था कि योगी आदित्यनाथ को आप नहीं होने देंगे, और योगी आदित्यनाथ ने उस चैलेंज को स्वीकार किया था हमारे ही चैनल पर। आपका क्या रिएक्शन? हर पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी को अपोज करती है, तो बीजेपी को अपोज करेंगे तो जो मुख्यमंत्री है उसको अपोज करना पड़ेगा ना। अगर किसी को हमारी बात पर एतराज है तो वो बोले ना करे अपोज। और हमको आपसे बताना ये है कि ये सिर्फ दो पर्सनालिटीज का मुकाबला ही नहीं है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी उन बेवाओं की तरफ से योगी आदित्यनाथ को हराना चाहेगा जिनके हस्बैंड को सरकार ने कोविड के दौरान कोई मदद नहीं की। लाखों की तादाद में हमारी बहनें बेवा हो चुकी हैं, लाखों की तादाद में बच्चे यतीम हो चुके हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कोविड के सेकेंड वेव में ना उनको ऑक्सीजन पहुंचा सकी, ना दवा पहुंचा सकी। और मीडिया ने दिखाया, देश ने देखा कि गंगा के ऊपर लाशें बह रही हैं, नदी के किनारे कुत्ते उन लाशों को खा रहे हैं, और मरने वाले बहने वाली लाशें किसी के भाई, किसी का बाप, किसी की बहन थी। इस उत्तर प्रदेश का नौजवान जो रोजगार के लिए तड़प रहा है, खुद योगी आदित्यनाथ के सरकार के मंत्री फरवरी 2020 में कहते हैं कि 38 लाख अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में नौजवान है, जो 18 से 50% बढ़ गया है। और ठोक दो की पॉलिसी इनकी है, रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि रूल ऑफ गन पे चलाया जाता है। तो ये सब चीजें हैं, तो यकीनन हमको पूरा इख्तियार अपोज करेंगे। ये और सुनिए, हम अकेले नहीं है, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता इनका विरोध करेगी, देखना आप। जी, मैं ये कह रहा था कि ये सियासी चैलेंज है। आपको लगता है आप सियासी चैलेंज इनको दे रहे हैं या पर्सनल है? कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण की भी बात होती है। अब भाई ये तो पॉलिटिकल, हमको अपोज करना हमारा राइट है डेमोक्रेसी में। उत्तर प्रदेश में इस वक्त आप भागीदारी मोर्चा के साथ हैं, 100 सीटों पर आप लड़ने की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या अपने आप में ये मोर्चा इतना पावरफुल है कि ये सभी सीटों पर लड़ ले, जीत जाए और एक चैलेंज दे सके, या आपको किसी बड़े दल की जरूरत पड़ेगी? देखिए, हम जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब का भागीदारी संकल्प मोर्चा के हिस्सा हैं, और इसमें जो वंचित समाज के कई समाज हैं जिनको ओम प्रकाश राजभर साहब ने उनको जमा किया है, और भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम भी उसका हिस्सा हैं। और मुझे यकीन है कि ये एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर उभर रहा है, और ये सही मानों में ही हिंदुत्व की ताकतों को मुकाबला कर सकते हैं। मंत्रियों के सामने बड़ी चुनौती है, तो वहीं कुछ पुरानी चुनौतियां विकराल रूप ले रही हैं। महंगाई और पेट्रोल के बढ़ते दामों ने आग लगा रखी है, विपक्ष सड़क पर है और जनता बेहाल है। इधर पेट्रोलियम मंत्रालय के नए प्रधान पहले दिन चार्ज ले रहे थे, उधर पेट्रोल के दाम एक बार फिर रिचार्ज हो गए। इधर हरदीप पुरी के चेहरे पर नए पेट्रोलियम मंत्री होने की खुशियां बिखरी थीं। उधर तेल और रसोई गैस की महंगाई से आम जनता के चेहरे पर मायूसी छाई थी। कल दाम बढ़ाकर धर्मेंद्र प्रधान को फेयरवेल देने वाली तेल कंपनियों ने आज फिर कीमतें बढ़ाकर नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का ग्रैंड वेलकम किया। लेकिन देश भर में किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शनों ने हरदीप पुरी के पदभार ग्रहण इवेंट के रंग में भंग डाल दिया। और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द डीजल के, पेट्रोल के, रसोई गैस के दाम, तेल के खाने वाले के उनके दाम कम किए जाए और डीजल पे किसानों को 50% सब्सिडी दी जाए। जो मोदी सरकार सत्ता में आने से पहले कहती थी कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो अब मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आने के बाद पूरे देश का तेल निकाल दिया, पूरे तरीके से देश की जनता को बर्बाद कर दिया है। वैसे टाइमिंग देखिए, नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय तब मिला है, दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए 59 पैसे लीटर, मुंबई में 106 रुपए 59 पैसे लीटर, कोलकाता में 100 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर,
चेन्नई में 101 रुपए 37 पैसे लीटर, जयपुर में पेट्रोल 107 रुपए 36 पैसे, भोपाल में 108 रुपए 88 पैसे लीटर और बेंगलुरु में 103 रुपए 93 पैसे। जब पेट्रोल की कीमतें अब लगभग पूरे देश में शतक लगा चुकी हैं, देश के महानगरों से लेकर देश की राजधानी और राज्यों की राजधानियों तक में पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर के भाव बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बेतहाशा बढ़ोतरी जारी है। दिल्ली में भी कुछ यही हाल है। पेट्रोल की जो कीमत है वो 100 रुपए 56 पैसे तक चली गई है। जो 100 का आंकड़ा है उसने बुधवार को ही छू लिया था। गुरुवार को और बढ़ोतरी हुई है और ये कहीं ऊपर पहुंच गया है। राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा श्रीगंगानगर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हो गई है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 111 रुपए 52 पैसा है, जबकि डीजल की कीमत 102 रुपए 79 पैसा है। जयपुर में भी पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 36 पैसे हो चुका है और डीजल की कीमत 98 रुपए 74 पैसे। देश के नए पेट्रोलियम मंत्री को उम्मीद तो थी कि इस पर उनसे सवाल पूछा जाएगा, लेकिन लगता है वो इस सवाल को टालने का बहाना पहले से ही सोच कर आए थे। पहले ही कह दिया था कि मुझे आप थोड़ा सा मौका दीजिए, जो अभी हमारे सामने इश्यूज हैं, टू बी ब्रीफ्ड ऑन देम। I would have been surprised if you didn't ask about this question. 7 साल तक लगातार तेल की कीमतों में लगी आग से भड़कती जनता को ठंडा रखने के जुगाड़ में लगे धर्मेंद्र प्रधान तो झंझट से मुक्ति पा गए हैं। अब तेल के बढ़ते दामों का बोझ जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी हरदीप पुरी के कंधों पर आ गई है। उन्होंने 2 बातें क्लियर कर दी हैं। पहला ये कि वो धर्मेंद्र प्रधान के रास्ते पर ही पेट्रोलियम मंत्रालय को चलाएंगे और दूसरी ये कि वो पीएम मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। In the last 7 years, under the able guidance of Shri Dharmendra Pradhan ji and before that of his predecessor, a number of path-breaking reforms and initiatives have been introduced in this sector. My effort will be to take those forward and to fulfill the expectations of the Prime Minister. अब हरदीप पुरी की इस बात का क्या मतलब निकाला जाए? क्या हरदीप पुरी भी तेल के बढ़ते दामों के लिए उन्हीं तर्कों का सहारा लेंगे जिनका जिक्र धर्मेंद्र प्रधान अक्सर किया करते थे और जो जनता के गले नहीं उतरते थे? जिस प्रकार की सरकारों के खर्चे बढ़े हैं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोरोना की महामारी की विभीषिका के कारण अर्थनीति ठप हो गया था। लोगों को रोजगार दिलवाना, लोगों की स्वास्थ्य चिंता करना, विकास कामों में तेजी लाना, अर्थनीति को पटरी में लाना, इसीलिए सरकार की व्यय बढ़ी है। इसीलिए थोड़ा टैक्स के कारण लोगों को भी कष्ट है। कुल मिलाकर ये तेल की बढ़ती कीमतों पर सहन शक्ति का टेस्ट है और यहाँ आपको ये समझ लेना चाहिए कि पेट्रोलियम मंत्री के बदलने का तेल की कीमतों से कोई संबंध नहीं है। दिल में दाम कम होने की उम्मीद रखना भारी पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो। कोरोना के मामलों को लेकर बढ़ती लापरवाही जो पूरे देश के लिए इस समय एक चिंता का विषय है, उसी पर आपको सचेत करने के लिए यह खास प्रोग्राम। इस समय ये चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद की बैठक में भी दिखाई दी, जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि भीड़ की लापरवाही और तस्वीरें डरा रही हैं। पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम कुछ आंकड़े दिखा दें जो ये बताते हैं कि ये खतरा कितना बड़ा हो सकता है और क्यों हम सबके लिए सचेत रहना जरूरी है। आपको यहाँ केसेस हम दिखा रहे हैं। 5 जुलाई से शुरुआत करते हैं। 5 जुलाई को 34,000 के आसपास केसेस थे, जो बढ़कर अगले दिन देखिए 45,000 के पार चले गए और उससे आगे 7 जुलाई की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, 45,000 से ज्यादा केसेस। 8 जुलाई को 43,504 केसेस। तो ये संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, ये वाकई चिंता का विषय है। वहीं मौत का आंकड़ा भी 553 से बढ़कर 908 पर पहुंच गया है और इसीलिए ये जरूरी है कि कोरोना अभी गया नहीं है, इस बात को हम समझें, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से दिखाई दे रही हैं, बाजारों की, इसके अलावा भीड़भाड़ वाली जगहों की, जहां पर लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर दिखाई दे रहे हैं, वो इस वक्त बहुत बड़ी परेशानी देश के लिए तीसरी लहर के मद्देनजर खड़ी कर सकती है। हिल स्टेशंस की तस्वीरें जबरदस्त वायरल हो रही हैं, जहां पर लोग बिना मास्क के दिख रहे हैं और ये आप अलग अलग हिस्सों की कुछ झलकियां भी देख लीजिए, चाहे मसूरी हो, गंजम, मनाली, मुंबई, दिल्ली, बाजारों में और हिल स्टेशन पर जो हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं
वो यकीनन ये इशारा करते हैं कि अगर हम इसी तरह लापरवाह रहे तो तीसरी लहर वक्त से पहले आ जाएगी और दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इस बीच सरकार तीसरी लहर की तैयारी के लिए तैयार। कैबिनेट विस्तार के बाद जो पहली बैठक हुई उसमें 23,000 करोड़ का इमरजेंसी पैकेज सरकार लेकर आई है। कल मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने खास तौर पर उन तस्वीरों और वीडियोस का जिक्र किया जिनमें भीड़ और लापरवाही दिखाई दी। उसकी झलक हमने भी आपको भी दिखाई। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाबंदियों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वैक्सीनेशन की ये भीड़ डराती है। हिल स्टेशनों पर सारे एहतियातों को ताक पर रखने वाली ये मौज मस्ती चिंता बढ़ाती है। सैर सपाटे के नाम पर मास्क से तौबा करने वालों की ये तस्वीरें भी डर पैदा करती हैं। तीसरी लहर की आहट के बीच ये लापरवाही देश के प्रधानमंत्री को भी डरा रही है। भीड़ भाड़ और लापरवाही की ऐसी तस्वीरों और वीडियो के वायरल होने का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री परिषद की बैठक में भी किया। पीएम मोदी ने कहा, पिछले कुछ दिनों से हम सभी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे लोगों की तस्वीरें और वीडियोस देख रहे हैं। ये अच्छा नहीं है, इससे हमें डरना चाहिए। पीएम मोदी को डर लग रहा है, मगर हिल स्टेशनों पर लोग इतने बेखौफ हैं कि उन्हें सिर्फ अपनी मौज मस्ती की ही फिक्र है। शिमला, धर्मशाला, कुल्लू मनाली और मसूरी तमाम हिल स्टेशनों पर लोगों ने जैसे ठान लिया है कि मास्क पहनना ही नहीं है। मान लिया है कि कोरोना उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। डर किस चीज का? हम वैक्सीनेट हुए हैं, सारी फैमिली हमारी वैक्सीनेशन हुई है। हमको किसी चीज का डर नहीं है, भगवान से डरते हैं बस, और किसी चीज का डर नहीं है। ऐसे ही निडर लोग पहली लहर के बाद पाबंदियों को तोड़कर घूम रहे थे और अप्रैल मई में कोरोना ने जैसा तांडव मचाया वो पूरे देश ने देखा। आज भी दूसरी लहर गई नहीं है और तीसरे का खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार के अगले ही दिन मंत्रियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आगाह कर दिया कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। छोटी सी चूक के भी गंभीर नतीजे होंगे और ये गलती महामारी के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर सकती है। वहीं तमाम हिल स्टेशनों पर आ रहे सैलानी हैं कि मानते ही नहीं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, खूब मजा आ रहा है और स्पेशली फॉर यहाँ का वेदर बहुत ही बढ़िया है। जहाँ वहाँ गर्मी के मारे हालत खराब हो रही थी, ऐसा लग रहा था बस बहुत बुरा हाल था, एसी से बाहर नहीं निकला जा रहा था। यहाँ पर तो मौसम इतना अच्छा है, एसी की जरूरत ही नहीं है। रिलीफ इतना मिल रहा है कि कहीं खुली हवा में जैसे पंछी उड़ते हैं ना, ऐसे उड़ रहे हैं। सरकार ने भीड़ भाड़ के बीच लापरवाही की जिन तस्वीरों को देखा था उनमें हिमाचल प्रदेश के मनाली, शिमला, उत्तराखंड के मसूरी, दिल्ली के लक्ष्मी नगर, सदर बाजार, मुंबई के दादर मार्केट में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। इनमें सबसे चौंकाने वाला ये वीडियो है जो मसूरी के केम्प्टी फॉल का है। यहाँ उमड़ी भीड़ गर्मी को दूर भगाने और दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर को दावत देने पहुंची है। रिवेंज ट्रैवल, हम काफी दिन से घर में बैठे रहे, हो सकता है सरकार ने रिलैक्सेशन अगर दी है तो वायरस खत्म हो गया है, चलिए हम सब लोग घूमने चलते हैं। हम आपके द्वारा फिर से यही पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हैं, वायरस अभी भी हमारे बीच में है, वायरस से हमारी लड़ाई अभी भी चल रही है। आप जो भी कार्य करें वह कोविड अप्रोप्रिएट हो, कोविड सेफ हो। सैर सपाटा ही नहीं, वैक्सीनेशन सेंटरों पर भी भीड़ उमड़ रही है। उड़ीसा के गंजम की ये तस्वीरें भी डराने वाली है। वैक्सीन के लिए जहां भारी भीड़ जुटी,
वहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नामो निशान था और शायद ही वहाँ पर किसी के चेहरे पर मास्क दिखा। ऐसे में सरकार की अपील और उसके डर का असर जमीन पर होता नहीं दिखता। मसूरी से सुनील सिलवाल के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन अगर ये लापरवाही नहीं रुकी तो सारे इंतजाम कम पड़ सकते हैं, एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। दूसरी लहर में हमने देखा किस तरह से लोग बेड्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवाओं के लिए तरसते रहे, अस्पताल के दरवाजों पर तड़पते रहे। क्या हम वो तस्वीरें भूल गए हैं? इन तस्वीरों को देख के ये सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन आप देखिए कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी कोरोना की तीसरी लहर को किस तरह से न्योता दिया जा रहा है। दोनों का माता धर्मशाला का ये वीडियो आजकल वायरल है, जिसमें एक बच्चा हाथ में डंडा लेकर लोगों से मास्क के बारे में पूछता है। बच्चे के सवाल से कुछ लोग चौंकते हैं तो कुछ लोग बच्चे का सवाल सुनकर हंसते हुए आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये धर्मशाला जैसे हिल स्टेशन की वो हकीकत है जिसने वहाँ रहने वाले लोगों को डरा दिया है। इस तस्वीर में एक दो नहीं बल्कि तकरीबन हर पर्यटक बिना मास्क के दिखा और कुछ ने तो इस बच्चे को झड़कने की कोशिश भी की। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हिमाचल का धर्मशाला आजकल पर्यटकों की लापरवाही की वजह से सुर्खियों में। सड़क हो या बाजार, यहाँ पर बाहर से आने वाले पर्यटक कोरोना का खतरा बढ़ाते हुए घूम रहे हैं। हर समय धर्मशाला में दूसरे राज्यों की गाड़ियाँ दाखिल हो रही हैं। बड़ी बात यह है कि सबको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सब कुछ जानते हुए कोरोना को न्योता दे रहे हैं। कोरोना का डर तो है, लेकिन घर में हम बहुत बोर हो चुके हैं बैठ बैठ के, इसलिए तो थोड़ी आउटिंग करने का मन हुआ, इसलिए निकले बाहर। मन में डर तो है ही है, जैसे हम रूम लेंगे कैसे कैसे, मतलब कि कोई प्रॉब्लम वाला भी आया होगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे। धर्मशाला की तरह कुल्लू मनाली का भी यही हाल है, जहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। यहाँ पर आने वाले अधिकतर पर्यटक मास्क से दूरी बनाए हुए हैं। हिमाचल में हाल ही में कोरोना के नियमों में ढील दी गई है, जिसके चलते यहाँ पर पंजाब हरियाणा की तरह दूर दूर से पर्यटक आ रहे हैं। बहुत शानदार है, वादियों में घूम रहे हैं, अच्छा मौसम है, लगभग पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आ रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम है और खूब क्राउड है। हम यहाँ पे 4-5 दिनों से स्टे कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्राउड है, मास्क वगैरह लोग लगा रहे हैं, कुछ नहीं भी लगा रहे हैं, बट हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। मनाली का वेदर बहुत अच्छा है, इस टाइम पे सब एंजॉय कर रहे हैं। हिमाचल में लॉकडाउन की वजह से पर्यटन का कारोबार ठप पड़ा हुआ था। ऐसे में पर्यटकों के लौटने से यहाँ काम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन लोगों को भविष्य का डर भी सता रहा है। अभी 26 तारीख को हिमाचल में लॉकडाउन खुला है। उस 26 से लेकर आज तक की 8-10 दिनों में जिस तरह से फ्लो आया है टूरिस्ट का, वो सब देखते हुए यही लगता है कि जो हमारे साइंटिस्ट या डॉक्टर बोले तीसरी लहर के बारे में, वो आने वाले समय में उस लहर के लिए सहायक सिद्ध होगी। उत्तर भारत में चल रही लू के बीच लोगों का सैलाब भीषण गर्मी से बचने के लिए शिमला, कुफरी, डलहौजी और मनाली जैसे पहाड़ी इलाकों में पहुंच गया है। मनाली में अचानक आए पर्यटकों के इस हुजूम ने पुलिस के काम को भी बढ़ा दिया है, जो सार्वजनिक जगहों पर लोगों से नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। कृपया ध्यान दें, मेरा पर्यटकों से निवेदन रहेगा कि वे अगर मॉल रोड या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अपने होटलों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा के ही निकलें। मनाली में टूरिस्ट का इन्फ्लक्स काफ़ी बढ़ गया है, तो लोगों से जो एप्रोप्रिएट कोविड प्रोटोकॉल है तो फॉलो करवाने के लिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट जो बढ़ाया गया है, जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है, और जो भी लोग बिना मास्क के मनाली या उसके आसपास के क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, उनके पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान करके उनसे फाइन वसूल किया जा रहा है। लेकिन मनाली घूमने आए लोगों को फाइन की चिंता नहीं है और न ही पुलिस का डर है। अब ये रोपवे और स्की सेंटर देखिए, जहाँ लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। दिल्ली में तो बहुत गर्मी है, वैसे टेम्परेचर भी काफी बहुत बढ़ा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा एंजॉय करने
काफ़ी 2 साल बाद आना हुआ शिमला, वो मनाली, तो एंजॉय करना आए हैं। आपको लगता है कि जरूरी है लगाना? बिल्कुल ज़रूरी है, हमने पूरे रास्ते लगाया, बस फोटो खींचने के लिए उतारा, अब लगा लेंगे। जलंधर से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। किया हुआ था मास्क, अभी उतारा है मैंने जस्ट राइट नाउ, कि इसको खिला रही थी बच्चे को, तो फिर बच्चा मेरे से खा नहीं रहा था, इसलिए अभी उतारा। बीते वीकेंड पर तो मनाली और शिमला में यह हालत हो गई थी कि यहाँ सभी होटल फुल हो गए थे और पंजाब, यूपी, दिल्ली, हरियाणा से आने वाले पर्यटकों को सड़क पर ही रात गुजारनी पड़ी। हिमाचल के पुलिस अधिकारी हिमांशु मिश्रा ने ट्वीट कर बताया कि वीकेंड में 10,000 से ज्यादा गाड़ियां परवाणु को पार कर शिमला की ओर बढ़ गए। इसका नतीजा ये हुआ कि शिमला और किन्नौर में सभी होटल पूरी तरह से भर गए। कोविड-19 की तीसरी लहर मुंह बाए खड़ी है, लेकिन इस बीच में जीवन अपनी गति से एक बार फिर से पटरी पर दौड़ने लगा है। पर्यटन की बात करें तो हिमाचल सरकार ने पर्यटकों के लिए अपने रास्ते खोल दिए हैं। अब उनको नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट और कोविड पास लाने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि हिमाचल में लाखों की तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं और अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। कोविड की वजह से 1 साल से घर में ही थे, तो अभी हमको लगा है थोड़ा घूम के आ जाते। तीसरी लहर आने का टाइम हो गया है लगता है, इसलिए हम लोग घूमने के लिए निकल पड़े। तो आपने बोला तीसरी लहर का टाइम हो गया है, डर नहीं लग रहा है? नहीं, डर तो लग रहा है ना, इससे पहले घूम के चले जाएंगे वापिस घर ऐसा सोच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन पर आधारित राज्य है। ऐसे में जैसे ही कोरोना के मामले कम हुए, सरकार ने पाबंदियां हटा दी, लेकिन वहां कोरोना गाइडलाइन के जिस तरह से बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ, उसने केंद्र सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। मंजीत सहगल, मनाली, आज तक। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कल ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। नामांकन के दौरान 15 से ज्यादा जिलों में गोली चलने, बम चलने, मारपीट, अपहरण की कोशिश, विरोधी के नामांकन पर्चों को छीनने, पत्रकारों पर हमले की हिंसक घटनाएं सामने आई। आरोप है कि पुलिस ज्यादातर जगहों पर मूक दर्शक बनी हुई नजर आई। किया जा रहा है, जबरदस्ती करी तो गोलियां चल रही हैं, देसी बम फूट रहे हैं, पुलिस लाठियां फटकार रही है, पुलिस जान बचाकर भाग भी रही है। ये उत्तर प्रदेश का सीतापुर है, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान कल हिंसा का जमकर तांडव हुआ। बताया जाता है कि सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक में यह हिंसा सत्ता पक्ष के प्रत्याशी गुड्डी देवी और निर्दलीय चुनाव लड़ रही मुन्नी देवी के समर्थकों के बीच हुई। निर्दलीय प्रत्याशी के 3 समर्थक इस झड़प में जख्मी हुए हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा के तांडव की कई जिलों से तस्वीरें सामने आई हैं। एटा के मारहरा ब्लॉक की ये तस्वीर देखिए। सैकड़ों की संख्या में मौजूद भीड़ यहां पथराव करती नजर आ रही है। इस पथराव में आज तक संवाददाता समेत कई मीडियाकर्मी जख्मी हो गए। पूरे बवाल में पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बताया जाता है कि बवाल तब शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन से रोका गया। गुस्साए एसपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। हमारा कैंडिडेट बड़ी मुश्किल से अंदर गया है। अंदर जाने के बाद भी वीरेंद्र विधायक ने एक पर्चा भर दिया हमारे कैंडिडेट का, और दूसरा कैंडिडेट दूसरा पर्चा मौजूद है, उससे पर्चा हल नहीं करवाया जा रहा है। फतेहपुर के तेलियानी ब्लॉक का ये वीडियो देखिए। पुलिस के सामने यहाँ भी बवाल मचा है। हाथापाई हुई, तोड़फोड़ हुई, पूरा बवाल मचा। पुलिस से भिड़े इस शख्स पर गौर कीजिए, कमर में कट्टा लटका हुआ है। आरोप है कि बीजेपी समर्थक बीडीसी को खींचकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी समर्थकों में भिड़ंत हो गई। यूपी के जिले जिले से हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इससे लखनऊ तक हड़कंप मच गया है। सामान्यतः जो घटनाएं हुई हैं वो मतदान स्थल से दूर हुई है, जैसे आपसी मारपीट या पर्चा छीनने की बात हुई है। कहीं कहीं 2 पक्षों के आमने सामने एक ही समय आ जाने के बाद भी वाद विवाद की बात आई है, और जिन लोगों ने भी गड़बड़ियां की हैं उनके विरुद्ध आवश्यक
और कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। समर्थकों को अगवा करने, पर्चा फाड़ने, गोली चलाकर रोकने, बम चलाकर दौड़ाने, विरोधी को नामांकन करने से रोकने की इन्हीं तस्वीरों के बीच यूपी में होता ब्लॉक प्रमुख का चुनाव ये सवाल पूछने को मजबूर करता है कि निर्वाचन आयोग कहाँ है, पुलिस के हाथों दिखाया जाने वाला कानून का इकबाल कहाँ है, निष्पक्ष चुनाव की गारंटी कहाँ है। आज तक ब्यूरो। देश की राजधानी दिल्ली में बीती रात हुई फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई। इस फायरिंग में 2 राहगीरों की मौत हो गई। हमलावर जिस शख्स को निशाना बनाने आए थे वो बाल बाल बच निकला। वक्त रात के करीब 9:10। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहली राजधानी। सरेआम गोलीबारी में 2 राहगीरों की मौत। तमाम सुरक्षा व्यवस्था और कोरोना को लेकर बरती जा रही सख्ती के बीच करीब 10 बदमाश दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके में हथियार लहराते हुए आए और तड़ातड़ फायरिंग करके फरार हो गए। उस वक्त रात के करीब 9:10 हो रहे थे। जो बताया जा रहा है कि 2 हमलावर इस तरफ से आए, 2 हमलावर दूसरी तरफ से आए, यानी अलग अलग तरीके से टारगेट करके यहाँ पर पहुंचे और जिन लोगों को टारगेट किया गया उनका पास में एक हॉस्पिटल है और ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी में बैठ करके वो जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन हमलावरों ने अचानक से वो सामने आए और उन्होंने पूछा आकर के कि वैक्सीन लगवानी है कोरोना की, और इसके बाद अचानक से कुछ और लोग निकल करके आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। किस्मत ये रही कि जिन लोगों को टारगेट किया गया बताया जा रहा है वो लोग इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन 2 राहगीर चपेटे में आ गए। गोली चलती देख मुनीब और मुनीब के मामा और प्रकाश भाग निकले। पीछे बदमाश दनादन फायरिंग कर रहे थे, लेकिन वो तीनों बच गए। गोली 2 राहगीरों को लग गई, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। ये हमारा हॉस्पिटल है मेरे मामा का। अच्छा। एक लड़का आया है यहाँ पे पूछने कि यहाँ पे कोरोना के टीके लगते हैं। मैंने उसको मना करा कि नहीं, यहाँ पे नहीं लगते। हमें जाना था, हमारी भी एक प्रॉपर्टी है शादरा में, तो हमें वहाँ जाना था। तो वो लड़का आगे की साइड निकल गया, हम जो है गाड़ी में बैठने लगे। बैठ के आगे तक ही गए थे, वही लड़का गाड़ी के आगे आगे खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई क्या बात है, हट गाड़ी के आगे से। कहता है तू उड़ाएगा क्या मुझे? मैंने नहीं भाई मैं क्यों उड़ाऊंगा तेरे को, आगे से हट। अब मैंने गाड़ी से निकलते ही देखा ना 2 लड़के उधर खड़े हुए थे, 5-6 लड़के एक साइड पे खड़े हुए थे। तो मेरे को पहले से जब वो ये कुछ प्लानिंग से आए हैं और उनने गाड़ी रोक करके उनसे बातचीत करी और बदतमीजी करनी शुरू की। वो बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद जो देखा तो सामने से फायरिंग चालू हो गई। ठीक है, नईम उधर भाग गया और मुनीब जो है वो यहाँ चला गया। 2 राहगीर जो है उनको गोलियां लग गई। चश्मदीदों के मुताबिक बदमाशों ने करीब 20 राउंड गोली चलाई, लेकिन पुलिस के मुताबिक सिर्फ 2 राउंड गोली चली। मुनीब का कहना है कि जब हमला हुआ वो लोग शाहदरा अपनी एक प्रॉपर्टी देखने जा रहे थे। 20 से 25 राउंड कम से कम चली है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम नहीं।